नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आज मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ उसकी शिद्दत पाकिस्तान के अवाम बहुत सख्त अंदाज में महसूस कर रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पर है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको डॉलर क्राइसिस भी कहा जाता है, और जिसका असर एक्सचेंज रेट के ऊपर पड़ रहा है। अमलन इस वक्त हम तकरीबन पार्शल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर हैं। एलसी इफेक्टिवली ब्लॉक्ड हैं, इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉइज़ को डाउनसाइज कर रही हैं, प्रोडक्शन प्लांट जो हैं वो इस वक्त स्टैंड स्टिल पर हैं। हम लोग कैंडी से लेकर कार इंडस्ट्री तक, फोम इंडस्ट्री से लेकर वॉशिंग मशीन तक, एजुकेशन सेक्टर में अगर किसी ने बाहर एग्ज़ाम फीस जमा करानी हो वहाँ से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, पेंट से लेकर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सब कुछ अफेक्टेड है। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की जीडीपी फोरकास्ट जो है वो डाउनग्रेड करके 3 से 4% से भी कम कर दिया है, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 2% रहेगा। पाकिस्तान की इकानमी चूंकि इंपोर्ट बेस्ड है तो एक महंगाई का तूफान है। इस वक्त हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 24-25% चल रही है इस वक्त महंगाई। बिजली का एक यूनिट 25 से लेकर 40 रुपए तक लोगों को पड़ रहा है। 300 यूनिट्स पर इस सर्दियों में लोगों के बिल 12,000 से ऊपर आ रहे हैं। पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट 16% पे पहुंच चुका हुआ है। कारपोरेट सेक्टर लैंडिंग तकरीबन चौक हो चुकी हुई है। डिमांड कंट्रैक्शन पीक पर है। डॉलर सरकार के मुताबिक 226-27-30 का है, और बाजार में 250 का भी नहीं मिल रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर $6.12 बिलियन हैं। 6.12 एक महीने की इंपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं है। और जो इसहाकडार साहब ना ऑल इज़ वेल की गर्दान कर रहे थे वो भी खामोश हो चुके हैं। और बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF का जो 9th रिव्यू है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ उसके ऊपर पेंडिंग है। हमारी वेंटिलेटर इकॉनमी बनी हुई है। हालत यह है कि तेल की कीमत ऊपर हो जाए तो हमारी पूरी इकॉनमी हचकोले का आना शुरू कर देती है। अगर अमेरिकन फेडरल रिजर्व शरह सूद बढ़ा दे तो डॉलर आसमान पर चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर LNG के स्पॉट रेट ज़रा हाई रेट पर फिक्स हो जाए तो हम कहते हैं पाकिस्तान में गैस बंद कर देते हैं, इस रेट पे तो नहीं खरीद सकते। और अगर रूस यूक्रेन जंग हो जाए तो अशय खुर्दनोश अवाम की पहुंच से बाहर। पाकिस्तान ने 2018-19 में $10.5 अरब कर्ज लिया, 1920 में $10.6 बिलियन का लोन लिया, 2021 में $14 बिलियन से ऊपर, 21-22 में हमने $17 बिलियन का लोन लिया, और इस साल हमारा टारगेट $23 बिलियन है। और ये आदत शुमार ये वाजे करने के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं कि हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसका खुमियाजा पूरा पाकिस्तान अदा करता है। हम IMF के 22 प्रोग्राम ले चुके हैं, और बज़ाहिर हमें अनलिमिटेड टाइम तक इस सिस्टम में, इसी प्रोग्राम में ही रहना है। पहले से यह बात हो रही है कि जैसे ही इलेक्शन होगा और नई गवर्नमेंट आएगी सबसे पहले उसको IMF का नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि अगले 5 साल भी इससे बदतर गुजरेंगे। जैसे जो सब कुछ हुआ है ना, ये काफी नहीं था, अगले 5 साल इससे बदतर गुजरने वाले। और अनफॉर्चुनेटली ये एक विशियस साइकिल है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके पास इस मसले का एक हल है। और वो हल क्या है? वो हल वही है जो अभी नाफिज कर रहे हैं। बंद कर दें इंपोर्ट्स, इंपोर्ट बंद कर दें, खत्म। और फिर इसके बाद सारी जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री है वो बंद हो जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है, महंगाई में इजाफा हो जाता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जगह पे रिवर्स पे चली जाती है, आवाम की चीखें निकलती हैं, पाकिस्तान किडनी की मार्केट बन जाता है, मिडिल क्लास श्रिंक हो जाती है। और जब ये करते 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 आवाम का जब हम जीना दोबर कर देते हैं, लोग खुदकशियों पे आ जाते हैं,
उस वक्त फिर ये करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में आना शुरू हो जाता है। फिर जनाब हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिए अवाम का खून ने छोड़कर। फिर हम ग्रोथ की बातें करते हैं और जैसी ग्रोथ शुरू होती है फिर माइनस में चला जाता है। और ये दायरा, ये सर्कल, ये विशियस सर्कल जो है, ये गुण चक्कर जो है, ये चल रहा है। बस मसला ये है कि इस दफा हालात कुछ ज्यादा ही संगीन हो गए हैं और ऐसा ही होगा। हर कोई अपकमिंग इलेक्शन से आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं है। हमने सारे टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन आजमा लिए हैं। एक मिनट जरा डिस्कस कर लेते हैं, ये टेक्नोक्रेट क्या सोल्यूशन देते हैं, हर अखबार के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, हर इकोनॉमिक एडिटर क्या लिख रहा है, हर एडिटोरियल क्या बता रहा है कि हम क्या करना चाहिए। आपके पास सारे टीवी प्रोग्राम्स में टेक्नोक्रेट्स आते हैं, क्या बताते हैं, वो जो अपोजिशन में है वो क्या कह रहे होते हैं। ये जो सारे लोग जो खुद पहले वज़ीर खजाना रह चुके हुए हैं, ये जब टीवी पर आकर बैठे होते हैं तो क्या बात करते हैं, इनके पास क्या हल है, जरा डिस्कस करते हैं ना। पूरे मेन स्ट्रीम में जो आपके पास ये एक इकोनॉमिक एलीट है, क्या सोल्यूशन वो पेश करते हैं। सोल्यूशन जी बड़ा सिंपल है उनका, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, रेमिटेंस बढ़ाओ, गैर जरूरी इंपोर्ट कम करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाओ, बस ये सोल्यूशन है। डॉलर क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ाओ, रेमिटेंस बढ़ाओ, गैर जरूरी इंपोर्ट कम करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाओ। हम और एक्सपोर्ट क्या बढ़ाएं यार, इतनी सब्सिडाइज कर लिया हमने उस सेक्टर को, इतना सब्सिडाइज कर लिया है, एक्सपोर्ट 30 से नहीं बढ़ रही, 30-31 से 30-31 बिलियन डॉलर। जितना बस चला था हमारा, हमने पाकिस्तानी बाहर बेच दिए। बाहर की कंपनियों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी मराद दे सकते थे दे दिए, वो मराद दिए जो हमारी अपनी कंपनियों को हासिल नहीं है, मेरे अपने ताजर को हासिल नहीं है, मेरे अपने दुकानदार को हासिल नहीं है, मेरे अपने कंपनियों को हासिल नहीं है, उनको हम वो भी दे रहे हैं। किसी तरह गल्फ, किसी तरह डॉलर आ जाए बस। एक्सपोर्ट बढ़ाओ और क्या करें, सब्सिडाइज कर दियो सेक्टर को, और क्या करें। गल्फ के पैर पकड़ लिए, चीन के पैर पकड़ लिए, अमेरिका के पैर पकड़ लिए, डिफर्ड पर तेल मांग रहे हैं, डॉलर हम उन्हें कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ पार्क कर दो, इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, स्टेट बैंक में रख दो। कश्मीर बेच दिया है, सीपैक में महंगे चाइनीज कर्जे ले लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हुए हैं, पावर सेक्टर सेटों के हवाले कर दिया है। क्या करें और इस सिस्टम में, और क्या सोल्यूशन है? जो सोल्यूशन ये बता रहे हैं हम कर चुके हैं। हमें ये ना कहे कि ये नहीं हुए, हम कर चुके हैं। जो लोग सजेस्ट कर रहे थे हमने उन्हीं को वजीर खजाना बना दिया, उन्होंने भी अपनी ट्राई कर ली। फिर अपोजिशन वालों ने कहा उनको वजीर खजाना बन गए, उन्होंने भी ट्राई कर ली। इफेक्टिवली टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं भाई, इकोनॉमिक सेक्टर टेक्नोक्रेट चलाता है। मसला तो हल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। जो टोटके इन्होंने हमें बताए हैं वो हम सब आजमा चुके हैं, ठीक है, सब आजमा चुके हैं। अब जरा एक मिनट के लिए रुकें और डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिसी मेकर्स, ये जो हुक्मरान, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो बड़ी इकोनॉमिक के ऊपर कंसर्न है, ये अपना विजन बढ़ाने पे तैयार होंगे या इस इंटरनेशनल ऑर्डर की लकीरों को पत्थर पर लकीर समझकर हरफ आखिर गर्दानेंगे। ये इस सिस्टम से जरा सा बाहर सोचने पर तैयार होंगे कि प्रैग्मेटिज्म की गर्दान लगाएंगे हमारे सामने। ये इन सतही जो अलामात है, इससे आगे जरा और बेसिक चीजों पर जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट का बुनियादी मसला क्या है? अब जरा बिग स्केल पे बात करते हैं, और उधर जाना पड़ेगा, हमारे पास रास्ता नहीं है। और जो टोटके बता चुके हैं वो हम आजमा चुके हैं। अब 2300 IMF प्रोग्राम आने वाला है, इसके बाद हम एक रिव्यू के ऊपर पेंडिंग, हमारी पूरी इकोनॉमी खड़ी है, डिफॉल्ट के साथ खड़े हैं इस वक्त हम। पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट का बुनियादी मसला यह है कि हम अपनी डोमेस्टिक नीड PKR पाकिस्तानी करेंसी में पूरा करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डीलिंग हम डॉलर में करते हैं। ये दो करेंसियों के ऊपर इकोनॉमी खड़ी है। ये हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है
कि इंटरनेशनल डीलिंग हमें डॉलर में करनी पड़ रही है और पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हम पीकेआर में कर रहे हैं, दो करेंसी चला रहे हैं। और नहीं जनाब, सॉरी, ना ये हमारी किस्मत है, ना ये आसमान से उतरा हुआ फैसला है, ना कोई अल्लाह रसूल ने डिसाइड किया हुआ है, ना शरीयत ने मुकर्रर किया हुआ है। लेट्स स्टॉप दिस ओवर रिलायंस ऑन प्रैग्मेटिज्म, लेट्स स्टॉप दिस। ये जो हम बाज़ औक़ात मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये ओवर प्रैग्मेटिक अप्रोच पे चले जाते हैं ना, तो हम मोम की नाक बन जाते हैं जिसके ना कोई उसूल है, ना कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। बस मगरबी ऑर्डर की गुलामी को हमने अपनी किस्मत समझा हुआ है। ये मौजूदा डॉलर क्राइसिस कहां से आया? ये पूरी दुनिया में मौजूद है इस वक्त, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हमें। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, पूरी दुनिया में डॉलर शॉर्ट हो गया हुआ है, पूरी दुनिया में डॉलर का बुरहान आ गया हुआ है, पाकिस्तान भी इसको भुगत रहा है। तो मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी कहां है? जब एक और मुल्क का बैंक अपना पॉलिसी रेट, अपने इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, मेरी मईशत दरम बरम हो जाती है। हमें तो अमेरिकियों का फेसबुक और ट्विटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसे चाइनीज ने रिजेक्ट करके अपना फेसबुक ट्विटर चला रहे हैं, हम यहां पे उनकी करेंसी चला रहे हैं। और इस इकोनॉमी की वजह से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस इकोनॉमी की वजह से हम मुसलसल अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन सरेंडर करते जा रहे हैं। हमने 3 दरिया हवाले किए इंडिया के, हमने सियाचिन छोड़ दिया, हमने कारगिल छोड़ दिया, अब हमने एफएटीएफ से निकलने के चक्करों में कश्मीर छोड़ दिया। तो क्यों ना एक ही बार अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत की बुनियाद पर, व्हाई नॉट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, गल्फ जोड़कर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मसला जड़ से ही खत्म कर दें। हम क्यों एक खिलाफत कायम करके सोने चांदी करेंसी स्टार्ट नहीं कर सकते? पेट्रो डॉलर चल रहा है तो सोने चांदी करेंसी क्यों नहीं चल सकती, जो स्टेबल भी है और डॉलर हेजेमनी को भी खत्म करेगी? खिलाफत, जी बिल्कुल खिलाफत, इंशाअल्लाह करेंसी को डॉलर से डिलिंक करके सोने चांदी की बुनियाद पर इंटरनेशनल ट्रेड को चलाएगी। दूसरी बात पे आए, अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। पाकिस्तान की इकोनॉमी इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर ओवर रिलायंट है। और ये क्यों है? ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना था ना, उसमें ग्लोबल एफिशिएंसी बिल्ड करने का रास्ता ये कि आप सिंगल सप्लायर पर डिपेंडेंट हो। और फिर ये जो जिसकी फंडामेंटल वो थ्योरी वही है, थ्योरी ऑफ जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है कि हर मुल्क हर चीज क्यों बनाए जी, जो मुल्क जिस चीज में अच्छा है वो बनाए ना, सबको फायदा होगा। हम गंदम में अच्छे हैं, वो जहाज बनाने में अच्छे हैं, तो आप गंदम हो गए, वो जहाज बनाएंगे, आप उनको उनसे जहाज खरीदेंगे, आपसे गंदम खरीदेंगे, तो ग्लोबल एफिशिएंसी आएगी। ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, तो कुछ दुनिया के कुछ मुल्क फूड बास्केट हैं, कुछ प्रोडक्शन हब हैं, हम जैसे लोग केलों का सामान बनाते हैं, कुछ कार प्रोडक्शन में, जर्मनी, जापान, अमेरिका कार प्रोडक्शन में है, इंजीनियरिंग में आगे हैं, कुछ रेयर अर्थ मेटल के कंट्रोल करते हैं, कुछ कंप्यूटर चिप्स कंट्रोल करते हैं, कुछ एनर्जी हब है जैसे गल्फ वगैरह। लेकिन इफेक्टिवली इन थ्योरीज ने ममालिक की खुद मुख्तारी खत्म कर दी हुई है, और इफेक्टिवली हम एक ग्लोबल ऑर्डर के गुलाम बन गए हैं। कोई मुल्क एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं ले सकता, हम ना मुझसे रिसालत तक नहीं कर सकते, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस चला जाएगा। हम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम अपने नबी की तौहीन को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम इस ग्लोबलाइजेशन में हमारी पूरी इकॉनमी इंटीग्रेट कर दी गई है। तो अगर कोविड के बाद भी कोई इस चीज को नहीं समझ रहा, अगर रूस यूक्रेन जंग के बाद भी इस चीज को नहीं समझ रहा, अगर अमेरिकन चाइनीज ट्रेड वॉर के बाद भी कोई इसको नहीं समझ रहा, तो फिर अल्लाह ही उसका हाफिज है। आज हम सुई से लेकर कैंडीज तक, क्रीमों से लेकर बाइक्स तक, गाड़ियों से लेकर इंजीनियरिंग के सामान तक, लैपटॉप से लेकर एग्रीकल्चर टूल्स तक, हम फर्टिलाइजर से लेकर केमिकल्स तक, मच्छरमार स्प्रे से लेकर हैवी मशीनरी तक, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नॉन एग्जिस्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल तरनवाला बन चुका हुआ है। पाकिस्तान का लास्ट ईयर जो ट्रेड डेफिसिट था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, वो $50 बिलियन था। हम 31 एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80 इंपोर्ट कर रहे हैं। और छोड़ दें, हर $100 की एक्सपोर्ट के लिए हमें $65 इंपोर्ट करना पड़ता है।
इसका नतीजा किस चीज में निकलेगा? इसका नतीजा वही है कि हम IMF के पास 22 दफा जा चुके हैं और एक रिवोल्यूशनरी स्टेप के बगैर, एक बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। ये खिलाफत कायम करके इंकलाबी अंदाज में हमें लॉन्ग टर्म मुस्लिम वर्ल्ड को इंडस्ट्रियलाइज करना है, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना है। जमहूरियत में किसी को दूसरा तीसरा साल नसीब नहीं होता, यहां कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी? यहां अभी इसने सख्त डेफिसिट है और सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त स्पेंडिंग कर रही हैं क्योंकि अपने हल्कों में उन्होंने इलेक्शन जीतना है। वो डेफिसिट जाए बाढ़ में उनकी तरफ से, हमें इलेक्शन जीतना है, हम तो यही करेंगे। यहां तो सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए लोग करते हैं काम। लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनेगी? डेमोक्रेसी में कैसे कर सकते हैं हम? डॉलर क्राइसिस के मसले का हल यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड को यूनिफाई किया जाए। अगर आज कतर $229 बिलियन एक गेम वर्ल्ड कप फुटबॉल पे लगा देता है, सऊदी अरब $500 बिलियन का एक शहर लाइन बसाने की पर खर्च कर रहा है और अगले वो गेम्स के लिए भी वैसे ही $500 बिलियन के ऊपर स्पेंड करने का प्लान बना रहा है, तो मुस्लिम उम्मा के पास रिसोर्सेज की क्या कमी है? हम $2-3 अरब के पीछे मर रहे हैं। यहां लोग एक गेम्स के ऊपर $229 बिलियन खर्च कर देते हैं। हमारे बॉर्डर पर ईरान मौजूद है जो 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है उसके पास। कैस्पियन सी हमारे पास मौजूद है। मुस्लिम वर्ल्ड तो किसी बाहर की दुनिया पे बहुत कम रिलायंट है, बाहर की दुनिया हम पे ज्यादा रिलायंट है। खा वो एनर्जी की वजह से हो या जो सारी क्रिटिकल पाथवेज हैं, खा वो दरंदेला स्ट्रेट हो, मलाका हो, वो स्वेज हो, वो हर्मज हो, वर्ल्ड हम पे डिपेंडेंट है। जिब्राल्टर हो। खिलाफत एक्सपोर्ट डिपेंडेंट मॉडल पे इकॉनमी को तरतीब नहीं देगी क्योंकि इस मॉडल में आप अपने लिए नहीं बल्कि आप बाहर के मुल्कों के लिए चीजें बनाते हैं। अपनी पूरी इकॉनमी को स्ट्रक्चर करते हैं फॉरेन नीड पूरी करने पे, ना कि लोकल नीड पूरी करने पे, क्योंकि आपको डॉलर कमाने हैं। चाइनीज अपने इस ब्लंडर को रियलाइज कर चुके हैं। दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द इकॉनमी टू डोमेस्टिक इकॉनमी और वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को भी। यूरोपियन अमेरिकन से आगे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और गल्फ की तरफ वो शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि अगर उनके साथ ट्रेड वॉर बढ़ता रहे तो वो डिपेंडेंट ना हो बहुत ज्यादा और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को फोकस करने की तरफ जा रहे हैं। हमें दूसरों की गलतियों से क्यों नहीं सीख सकते हैं? अगर चाइनीज अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट ना करते तो 2008 में वो अमेरिकन इकोनॉमी को बर्बाद करते, बचाने की कोशिश करते। खिलाफत सोने और चांदी की बुनियाद पर जब करेंसी एस्टेब्लिश करेगी, फिर उसके पास प्रिंटिंग ऑप्शन नहीं होगा। फिर महंगाई, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी महंगाई है, वो भी खत्म हो जाएगी उससे। खिलाफत जब ट्रांजिशन स्टेज में होगी तो वो एक तो उनके पास ऑलरेडी जब वो मुस्लिम वर्ल्ड को यूनिफाई करेगी तो उनको बाहर से बहुत कम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम गोल्ड एंड सिल्वर पे डील करेंगे या फिर बार्टर पे डील करेंगे। हम डॉलर पे बिल्कुल रिलाई नहीं करेंगे। तो हम बार्टर पे कमोडिटीज एक्सचेंज के जरिए, हमारे पास बहुत कुछ है जिसकी बेस पे हम कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एनर्जी है हमारे पास, बहुत कुछ है। इन हुक्मरानों के पास इन मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं है, लिटरली कोई हल मौजूद नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल गुलाम थे, नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और ये गुलाम रहेंगे और ये गुलामी ही में प्रीच करेंगे। इनके सारे सोल्यूशन फेल हो चुके हैं और दिन ब दिन बद से बदतर मुस्तकबिल हमारे सामने है। हम टेक्नोक्रेट आजमा चुके हुए हैं, हम डेमोक्रेट आजमा चुके हुए हैं। ये नई सियासत, नई रियासत सिर्फ खिलाफत का दौर है। ये इस्लाम के इनकलाबी सियासत का वक्त है। अगर आप वही करेंगे ना जो आप हमेशा करते रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा आप फेस करते रहे। आप कांटे बोकर ना पलों की तमन्ना नहीं कर सकते। आप ग्लोबल ऑर्डर की गुलामी करके आजादी नहीं पा सकते। इस ऑर्डर में हम एक एक करके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके मईशत की तबाही को सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। कश्मीर दे दिया है, अब अगली क्या बारी है? मिलिट्री को वीक करना। अगली क्या बारी है? न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करवाना। अगली क्या बारी है? इंडियन हेजेमनी के सामने हमें कमजोर सी रियासत बनाना, नेपाल और भूटान बनाना। इसके बाद क्या बारी है? यही हो रहा है हमारे साथ।
क्या हम इस इंतजार में हैं कि हमारे साथ ये हो, अगले लोन के लिए, IMF के कर्जों के लिए और डिफॉल्ट से बचने के लिए हम ये कंडीशनलिटीज मानेंगे अब, या अब कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर नई सियासत, नई रियासत और सिर्फ खिलाफत के कयाम का वक्त है। और वो ये वो पैगाम है जो इस वीडियो के जरिए पहुंचाना चाहता हूं। ये वो पैगाम है जो कि हमारा रास्ता है, जो हमारा सलूशन है, वरना आगे इसी तरह की गुलामी हमारा मुकद्दर रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।